इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और ये है वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप पीछे के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के पहले जो हमने टॉपिक शुरू किया था उस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि इंडिया में आखिर इलेक्शंस कैसे होते हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो उसी में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, ये कैसे काम करती है, और इसी का हिस्सा है आगे हमारा वोटर लिस्ट। ये इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो वोटर लिस्ट है यानी जो वोटर्स हैं उनकी गिनती कैसे होती है और कौन सा व्यक्ति वोट देगा, कौन सा व्यक्ति वोट नहीं देगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए, जब हमारा कंस्टिट्यूएंसी जो है वो डिसाइड हो जाता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो अगला स्टेप होता है कि आखिर कौन से व्यक्ति जो है जो वोट दे सकता है और कौन व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। तो ऐसा नहीं है कि इस डिसीजन को छोड़ा जा सकता है अगले समय, लास्ट समय के लिए, कि जब इलेक्शन हो उससे पहले हम ये डिसाइड करें। तो जब हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें कौन व्यक्ति एलिजिबल है वोटिंग के लिए और कौन व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ का जो काम होता है ये चुनाव से बहुत ही पहले कर लिया जाता है या फिर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इस लिस्ट को ऑफिशियली कहा जाता है इलेक्टोरल रोल, और इसे कॉमनली कहा जाता है वोटर लिस्ट। यानी कि अगर किसी आम व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो वोटर लिस्ट जानता है, वो इलेक्टोरल रोल नाम या फिर ये इस वर्ड को कभी भी उसने सुना भी नहीं हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के फर्स्ट कंडीशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। और चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके बारे में। इन प्रैक्टिस में अगर हम बात करें प्रैक्टिस के दौरान, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उनको एक वोट मिलेगा और उनके वोट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। सभी लोगों के वोट का वैल्यू इक्वल होगा। कोई भी व्यक्ति जो है उसको वोट देने से रोका नहीं जाएगा, और जब तक उसके कोई खास रीज़न ना हो, यानी कि अगर कोई खास रीज़न है तभी हम किसी व्यक्ति को वोट देने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिमिनल है जिसने बहुत सारे क्राइम्स किए हुए हैं और अगर वो जेल में बंद है, तो उसे हम वोट देने से रोक सकते हैं या फिर सरकार रोक देती है। और कोई भी व्यक्ति है जो डिफरेंट सिटीजन्स हैं, जो अलग अलग सिटीजन्स हैं सोसाइटी में रहने वाले, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग बहुत ही कम एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं होते हैं, कुछ लोग काइंड होते हैं, मतलब कि अच्छे बिहेवियर के होते हैं, कुछ लोग काइंड नहीं होते हैं। लेकिन सभी लोग जो हैं, चाहे उनका नेचर कैसा भी हो, वो सभी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और उनकी अपनी ज़रूरतें हैं और उनके अपने व्यूज़ हैं। इसलिए हम सभी लोगों को एक तरीके से डिज़र्व करते हैं, या फिर सभी लोग जो भी ह्यूमन है वो ये डिज़र्व करता है कि उनकी जो आवाज़ है वो बराबर होनी चाहिए डिसीजन लेने में। यानी कि उनके देश को कौन रूल करेगा, उनके देश को कौन चलाएगा, उनके राज्य को कौन चलाएगा, इस चीज़ का डिसीजन लेने में उन सभी को अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका बिहेवियर कैसा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या वो हाईली एजुकेटेड हो या फिर वो बहुत ही कमज़ोर हो। तो इस वजह से सभी के व्यूज़ को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को वोट देने से रोक नहीं सकते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सभी सिटीजन्स जो कि 18 साल से उम्र से ज़्यादा के हैं और वो वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही सभी सिटीजन जो हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, या फिर किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो। कुछ जो क्रिमिनल्स हैं और कुछ ऐसे पर्सन जो हैं जो उनका जो माइंड है वो बहुत ही अजीब टाइप का है, उनको डिनाइड कर दिया जाता है वोट देने से, यानी वो वोट नहीं दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनको जेल में रखा गया है, और उनको ऐसा नहीं है कि वोट देने के लिए उनको जेल से बाहर लाया गया, नहीं, उनको जेल में ही रखा गया और उनको वोट देने से रोक दिया गया। लेकिन ये जनरली रेयर सिचुएशंस में होता है, कुछ खास लोगों के साथ ही। यानी करीब हम बात करते हैं कि हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है, उसमें से मेरे ख्याल से 100, 200, 500, 1000 इस तरीके इतनी ही संख्या होगी जितने लोगों को वोट देने से रोका गया है। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डाले जाएँ जो कि वोटर लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति वोटिंग एज को अटेंड करता है, वोटिंग एज उसका हो जाता है, उसके नाम को वोटर
लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और वैसे लोग जो कि एक जगह को छोड़ चुके हैं, वहाँ अब नहीं रहते हैं या फिर वो अब मर चुके हैं, तो वैसे लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। और ये जो कंप्लीट रिवीजन है ये सालों साल चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आने वाला होता है तब जाकर इस काम को किया जाता है, नहीं, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, ये 5 साल लगातार चलते रहता है। और ये चीज़ ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा वोटर लिस्ट है इसको अप टू डेट रखा जा सके और इसमें अचानक कोई भीड़ भाड़ जैसी समस्या ना हो कि अचानक 10,000 लोग आ गए कि हमारा नाम जोड़ दो, हमारा नाम जोड़ दो, इस तरीके की समस्या ना हो। और पिछले कुछ ईयर्स में आपने देखा होगा या फिर आप जानते ही होंगे कि सरकार जो है वो अब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करा रही है। तो आप देखते होंगे कि आपके घर के लोग जब वोट देने जाते होंगे तो उनके हाथ में एक आइडेंटिटी कार्ड होता होगा जिसे वो लेकर जाते होंगे, और इसे कहा जाता है एपिक, EPIC। और जो गवर्नमेंट है उसने ये करने की कोशिश की है ताकि सभी लोगों को वो कार्ड प्रोवाइड कर सके, और जितने भी पर्सन्स हैं जिनके पास वोटर लिस्ट है, जिनके भी नाम है वोटर लिस्ट में, उनको ये चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। और जो वोटर्स हैं उनको ऐसा नहीं है कि उनको ये ले जाना ज़रूरी है, लेकिन उनको ये अगर ले जाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जो कार्ड है ये कंपलसरी नहीं है वोटिंग के लिए। जो लोग हैं वो दूसरे प्रूफ्स को भी ले जा सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के कार्ड्स को भी ले जाकर वो वोट दे सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि अब हमने देख लिया वोटर लिस्ट को, अब हम देखने वाले हैं कि जो कैंडिडेट्स होते हैं चुनाव लड़ने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उनका नॉमिनेशन को कैसे होता है। तो हमने ऊपर देखा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सभी लोगों के पास एक रियल चॉइस होता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास हमारे बीच में कभी किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना हो कि आखिर चुनाव में कौन लड़ेगा। तो यही चीज़ है जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि इलेक्शन में वोटर बन सकता है वो बहुत ही आसानी से इलेक्शन में एक कैंडिडेट भी बन सकता है। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस केवल ये है, केवल एक डिफरेंस है कि जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वोटिंग के लिए वो 18 साल है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है कैंडिडेट बनने के लिए वो है 25 साल। और इसके अलावा कुछ तरह के रेस्ट्रिक्शंस क्रिमिनल्स के ऊपर लगाए गए हैं कि अगर आपको 2 साल से ऊपर की सज़ा हो चुकी है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे। और ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक्सट्रीम केसेस में ही अप्लाई होते हैं। क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर हैं और 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो चुकी है तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस तरीके के। और इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं, पॉलिटिकल सिंबल प्रोवाइड कराती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। और पॉलिटिकल नॉमिनेशन को जो यानी कि अगर कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो उसे हम जनरली कहते हैं कि वो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। तो हर एक पर्सन जो इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता है उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है और कुछ पैसे देने होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके पास। तो पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया गया है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि चुनाव लड़ेंगे उनको लीगल डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें वो सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड। अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस हैं उसके बारे में, उनकी संपत्ति कितनी है और लाइबिलिटीज़ उनकी कितनी है, और उनके परिवार के बारे में सभी लोगों के। और इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट के कितने हैं, इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराना कैंडिडेट्स के लिए मस्ट है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन जो है इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल कराया जाता है। तो ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है वोटर्स के लिए कि वो डिसीजन ले सकें इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कि कैंडिडेट कैसा है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान से दे सकते हैं कि इंडिया में चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरीके का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेटअप नहीं किया गया है। तो जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए आपको किसी भी तरीके का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए। उसी तरीके से जब आप बात करते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, नेता बनने के लिए या फिर MLA MP बनने के लिए, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई जाकर वहाँ पर कुछ काम करना है। वहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि जनता की जो परेशानियाँ हैं उसको सुनना है और उसे देश की जो पार्लियामेंट है उसके सामने रखना है ताकि आपके इलाके के लोगों का भला हो सके। और इस काम को करने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके के एजुकेशन की ज़रूरत है, और इस वजह से हमारे देश में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आखिर कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है एजुकेशन के हिसाब से। तो अब हम पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन कैंपेन। आखिर जो इलेक्शन प्रचार होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए मेन पर्पस जो है इलेक्शन का
उस वो है कि लोगों के पास एक चांस हो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, अपने गवर्नमेंट को चुन सकें और कैसे पॉलिसीज़ वो चाहते हैं इसको वो चुन सकें। तो इसलिए ये बहुत ही नेसेसरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही फ्री और ओपन डिस्कशन प्रोवाइड कराएं जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास, कौन सी पार्टी है बेहतर गवर्नमेंट बनाएगी और क्या गुड पॉलिसी होगी, ये हम एक तरीके से पार्टीज़ के ऊपर छोड़ सकते हैं। पार्टीज़ आपस में डिबेट कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, डिस्कशन कर सकती हैं, लोगों को समझा सकती हैं, और ये सभी चीज़ें वो करती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इलेक्शन कैंपेन यानी कि जो चुनाव प्रचार करती हैं इलेक्शन से पहले वो समय। हमारे कंट्री में इस तरीके के इलेक्शन इस तरीके जो कैंपेन्स होते हैं ये इलेक्शन से 2 से 3 वीक्स पहले एक तरीके से होते हैं। और जब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने फॉर्म्स को फिलअप कर देते हैं और जो चुनाव का दिन होता है उसके पहले इस बीच के दौरान इस तरीके के कैंपेन्स होते हैं। इस पीरियड के दौरान जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वोटर्स को कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को कांटेक्ट करते हैं और इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सपोर्टर्स को वहाँ भेजते हैं कि उनको सपोर्ट करो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और यही वो समय होता है जिस समय जो न्यूज़पेपर और जो टेलीविज़न न्यूज़ होता है वो इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी से भरे पड़े होते हैं, डिबेट से भरे पड़े होते हैं। और ये जो मीडिया होता है ये जनरली जनता को ये बताने का काम करता है कि कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या बात सामने रख रही है। तब जाकर एक तरीके से जनता ये सोच पाती है कि आखिर हमें किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को वोट नहीं देना है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो इन 2 वीक्स में ही एक तरीके से सीमित नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो काफ़ी पहले से काम करना शुरू कर देती हैं, महीनों पहले से काम करना शुरू कर देती हैं जब इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन्स जो होते हैं वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। इलेक्शन कैंपेन्स में पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो फोकस करती हैं कि पब्लिक का अटेंशन उनकी तरफ हो और कुछ ऐसे बिग इशूज़ पर हों जिनसे उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं और इन इशूज़ के ऐसे इशूज़ की तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं जिनसे उनका एक तरीके से बेस मजबूत हो सके और उनको लोग वोट देना पसंद करें। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सक्सेसफुल स्लोगन्स जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा यूज़ किए गए हैं अलग अलग इलेक्शंस में और जो कि एक तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी थी जब इंदिरा गांधी के लीडरशिप में उसने चुनाव लड़ा था 1971 में, तब उसने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। तो ये जो स्लोगन था ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और उसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस ये जीत गई थी। इसके बाद 1977 में जब इलेक्शन हुए तो उस समय जो जनता पार्टी थी उसने स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी, यानी जो जनतंत्र है, हमारा प्रजातंत्र है, इसको बचाओ। वो क्यों दिया गया था? उसका रीज़न ये था कि उसके पहले इमरजेंसी लागू की गई थी जनता के ऊपर, इस वजह से। इसके बाद लैंड टू द टिलर ये स्लोगन दिया गया था लेफ्ट फ्रंट की तरफ से जब बंगाल इलेक्शन में उसने फाइट किया था 1977 में। इसके बाद स्लोगन दिया गया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। ये दिया गया था एनटी रामाराव द्वारा जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे और इन्होंने ये स्लोगन दिया था 1983 में जब ये असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो देखिए डेमोक्रेसी में ये सबसे अच्छा होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ दें कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन को किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार ये ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि जो इलेक्शन है वो एक तरीके से फ्री और फेयर हो सके और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम उसमें ना हो। हमारे कानून के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरीके से वोटर्स को ड्राइव नहीं कर सकती है या फिर डरा धमका नहीं सकती, यानी कि पैसे नहीं दे सकती है या फिर डरा धमका नहीं सकती है। उनको रिलीजन या फिर कास्ट के नाम पर अपील नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करने की कोशिश कोई करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई कैंडिडेट, तो उसके खिलाफ केस हो जाता है। और इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर वो गवर्नमेंट में है तो वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेगी इलेक्शन कैंपेन के लिए, और वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा लोकसभा के लिए खर्च नहीं करेगी और 10 लाख रुपए से ज़्यादा असेंबली इलेक्शंस के लिए खर्च नहीं करेगी। मेरे ख्याल से ये जो रुपया की संख्या यानी 25 लाख और 10 लाख इसको बढ़ा दिया गया है, अभी शायद 40 लाख रुपये लिमिट कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर ऐसा वो करते हैं तो उनका जो इलेक्शन है उनको रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और उनको रिजेक्ट किया जा सकता है अगर वो जीत चुके हैं चुनाव तब भी। और इसके बाद इसके अलावा से जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश में हैं उन्होंने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर एग्री की है कि हाँ हम इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके अनुसार
कोई भी पार्टी या फिर कोई भी जो कैंडिडेट है वो एक तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप उसको इलेक्शन प्रोपेगेंडा के रूप में यूज़ नहीं करेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि मंदिर मस्जिद इस तरीके की जगहों को इलेक्शन क्या कहते हैं इलेक्शन प्रोपेगेंडा के रूप में यूज़ नहीं करेगा। गवर्नमेंट व्हीकल्स का वो यूज़ नहीं करेंगे, एयरक्राफ्ट या फिर ऑफिशियल्स का यूज़ नहीं करेंगे इलेक्शंस के लिए। और जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे तो जो मिनिस्टर्स हैं वो किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास या फिर उद्घाटन नहीं करेंगे और किसी भी तरीके के जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर डिसीजन बड़े नहीं लेंगे, जो कि एक तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हों। यानी कि सरकार के जो तंत्र है उसको आप यूज़ करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, इलेक्शन में आप अपने जनाधार को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक तरीके से फाइनल स्टेज है पूरे इलेक्शन प्रोसेस का। जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्शन के दौरान जब वोटर्स वोट दे देते हैं और एक तरीके से वो पोल कर देते हैं अपने वोट को, और वो दिन होता है इलेक्शन डे। उसके बाद जहाँ पर सभी जितने पर्सन होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो अपने पोलिंग बूथ के पर जाकर वोट देते हैं, और ये जगह जनरली लोकल स्कूल होता है या फिर गवर्नमेंट ऑफिस होता है। जब ये लोग अंदर जाते हैं वहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते हैं इनके आइडेंटिटी को पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनके फिंगर पर मार्क करते हैं और उन्हें वोट देने का एक तरीके से परमिशन देते हैं। और जो एजेंट होते हैं हर एक कैंडिडेट के वो उनको एक परमिशन होती है कि वो अंदर बैठकर इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि इलेक्शन को फेयर वे में किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर एक बात की गई है कि क्या इलेक्शन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है हमारे कंट्री में। तो यहाँ पर दिखाया गया था कि 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 2004 के लोकसभा इलेक्शंस कराने में, और इस चीज़ को अगर पर वोटर के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 20 रुपये पर वोटर पड़ता था। और मेरे ख्याल से ये उतना खर्चीला नहीं है इलेक्शन, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ायदा मिलता है इलेक्शन हो जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा है, करीब 1300 करोड़ के मुकाबले। क्योंकि अगर हम देखें तो सरकार इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाती है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास पैसे होते हैं, तो इतने पैसे इलेक्शन के ऊपर खर्च भी हो जाए तो उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो वोटर्स होते थे आज के कुछ सालों पहले वो वोट देते थे बैलेट पेपर के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर स्टाम्प करके वो वोट दिया करते थे। तो देखिए बैलेट पेपर जो होता था वो एक पेपर का सीट होता था जिसमें कि जितने भी कैंडिडेट्स होते थे उनके नाम लिखे हुए होते थे, उनके पार्टी नेम के साथ और सिंबल्स के साथ। लेकिन अब जो है आज के ज़माने में ईवीएम का यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि वोट्स को रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये जो मशीन्स होते हैं ये सभी कैंडिडेट्स के नाम को शो करते हैं, पार्टी सिंबल्स को शो करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास अपना सिंबल्स होते हैं जो कि इलेक्शन ऑफिशियल्स द्वारा उन्हें अलॉट किए जाते हैं। और जितने भी वोटर्स होते हैं उन्हें सिर्फ इतना करना होता है कि वो जाकर इस मशीन ईवीएम में से अब जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसके सामने के बटन को प्रेस कर दें और इस तरीके से सिंपली वोट वो दे सकते हैं। तो जैसे ही जो पोलिंग है वो खत्म हो जाता है, सारे ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है और उनको ले जाया जाता है एक सिक्योर प्लेस पर, यानी एक सुरक्षित जगह पर, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद जो फिक्स डेट पर जितने भी ईवीएम्स हैं उनको कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से खोला जाता है और उनके जितने भी वोट्स हैं उनको गिना जाता है, काउंट किया जाता है, और सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ताकि जो काउंटिंग है उसको प्रॉपरली किया गया है या नहीं इस चीज़ को वो चेक कर सकें। तो जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो एक तरीके से उसे इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है। और अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो यूजुअली काउंटिंग ऑफ वोट जो है सभी कंस्टिट्यूएंसीज में होता है एक ही समय पर एक ही साथ, और इसके साथ ही जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, रेडियो होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इस इवेंट को पूरी तरह से रिपोर्ट करते हैं और अगले ही कुछ घंटों में काउंटिंग एक तरीके से खत्म हो जाती है और रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आखिर अगला सरकार कौन बनाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर शायद ये टॉपिक खत्म हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक है 4.3 व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो देखिए इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए